नमस्कार साथियों, मैं हूं आयुष कुमार सिंह, एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रचनाकार आयुष। आज आपके सामने उपस्थित हूं एक नई कहानी के साथ। सूरजपुर का सूरज और साये गांव का नाम था सूरजपुर। नाम सुनते ही मन में एक चमकीला, सुनहरा चित्र उभरता था। लहलहाते खेत जिन पर सुबह की कोमल किरणें नाचतीं, दोपहर का तेज प्रकाश जो हर चीज को तप्त कर देता, और शाम का नारंगी सूरज जो गांव को एक जादुई आभा में नहला देता। सूरजपुर में सूरज की रोशनी तो भरपूर थी, लेकिन एक अजीब विडंबना थी। यह रोशनी गांव के घने आम के पेड़ों, नीम की ऊंची शाखाओं और घरों की ऊंची दीवारों से टकराकर बिखर जाती, जिस तरह गांव की परंपराओं और रूढ़ियों की दीवारें इंसानों के जीवन में पड़ने वाली उम्मीद की किरणों को बिखेर देती थीं। इंसानों के जीवन में अंधेरा कभी कम नहीं होता था। गांव की मिट्टी से मेहनत की गंध आती थी। सुबह सुबह हल चलाने वाले किसानों की आवाजें, बैलगाड़ियों की चरचराहट, औरतों के चूल्हे जलाने की आवाज और बच्चों के स्कूल जाने की हब, ये सब मिलकर सूरजपुर की दैनिक सिम्फनी रचते थे। पर इस सिम्फनी के पीछे छिपे थे अनसुने सुर, दबी हुई आहें और अधूरे स्वप्न। अर्चना इसी सिम्फनी का एक सुर थी, जो बजना चाहता था, पर उसका स्वर हमेशा दबा दिया जाता था। 17 साल की अर्चना, जिसकी आंखों में आसमान की तरह असीमित सपने थे, लेकिन जिन पर समाज की संकीर्ण सोच के बादल मंडराते रहते थे। वह अपने माता पिता रमेश और सरोज और 10 साल के छोटे भाई अमन के साथ गांव के किनारे एक मिट्टी के पुते छोटे से घर में रहती थी। उसका परिवार साधारण था, पर साधारण से भी नीचे जीवन की जद्दोजहद में फांसा हुआ। रमेश, अर्चना के पिता, कभी गांव के सबसे होनहार किसानों में से एक हुआ करते थे। उनके हाथों में मिट्टी सोना उगलती थी। लेकिन 3 साल पहले आए एक भीषण सूखे ने न केवल उनकी फसल बर्बाद की, बल्कि उनकी आत्मा का कुछ हिस्सा भी सुखा दिया। कर्ज के बोझ तले दबे उन्होंने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा साहूकार मोहनलाल को गिरवी रख दिया। अब वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। हर शाम वह थके हारे घर लौटते। उनकी पीठ सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि हार और अपमान के बोझ से भी झुकी होती। सरोज, अर्चना की मां, एक बीमारी से जूझ रही थी जिसका नाम डॉक्टरों ने कमजोरी बता दिया था, लेकिन असल में वह थी एनीमिया और उम्र से पहले आई जर्जरता। एक के बाद एक प्रसव, कुपोषण और निरंतर चिंता ने उसके शरीर की सारी ऊर्जा सोख ली थी। फिर भी वह सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाती, बच्चों के लिए रोटियां बनाती और मवेशियों का ख्याल रखती। उसकी आंखों में एक चिंता हमेशा कौंधती, अर्चना का भविष्य। अर्चना पाई में तेज थी। गांव के सरकारी स्कूल में वह हमेशा प्रथम आती। उसकी नोटबुक्स साफ सुथरी हस्तलिपि से भरी रहतीं, जैसे उसने हर शब्द को अपने सपनों से सींचा हो। उसका सबसे प्रिय विषय विज्ञान था। वह मानव शरीर की रचना देखकर हैरान रह जाती और सोचती कि कैसे एक डॉक्टर बनकर वह अपनी मां जैसे लोगों के दर्द को समझ और दूर कर सकती है। लेकिन गांव की मानसिकता, जहां लड़कियों की पढ़ाई को सिर्फ 10वीं तक की एक औपचारिकता माना जाता था, ने उसकी उज्ज्वल भविष्य की उम्मीदों पर हमेशा एक मोटा, धुंधला पर्दा डाल दिया था। पढ़ लिखकर क्या करेगी? आखिरकार तो चूल्हा चौका ही संभालना है, गांव की चौपाल पर बैठे बुजुर्ग अक्सर कहते। हमारे जमाने में तो लड़कियां घर का काम सीखती थीं, अब ये अंग्रेजी की किताबें बिगाड़ देंगी बच्चियों को। दूसरा स्वर गूंजता। ये आवाजें सिर्फ हवा में नहीं तैरती थीं, वे सरोज के कानों में कील की तरह ठोंक दी जाती थीं। वह अर्चना को पढ़ता देख खुश होती, लेकिन फिर समाज की आवाजें, लक्की को जल्दी घर बसाना चाहिए, उसे अंदर तक हिला देतीं। वह एक असमंजस में फांसी रहती, एक तरफ बेटी की चमकती आंखें, दूसरी तरफ समाज का दबाव। अमन, छोटा भाई, अर्चना का सबसे बड़ा प्रशंसक था। वह उसकी किताबें संभाल कर रखता, उसके साथ पढ़ता और सपना देखता कि वह बड़ा होकर अपनी दीदी को शहर पढ़ने भेजेगा। वह नहीं जानता था कि समाज की जटिलताएं उसके सपनों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं।
वह दिन गर्मियों की एक तपती दोपहर में आया, जब गांव की धूल भरी सड़क पर एक पुरानी सफेद मारुति ऑल्टो लड़खड़ाती हुई चली आ रही थी। गाड़ी गांव के स्कूल के सामने रुकी और उसमें से एक युवक उतरा। उसने चश्मा पहना हुआ था, उसके हाथ में किताबों का एक ढेर था और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेजस्विता थी। यह थे राघव शर्मा, गांव के स्कूल में नए अध्यापक। राघव शहर से आया था, जहां उसने शिक्षा में स्नातक किया था। उसके पास नौकरी के कई विकल्प थे, लेकिन उसने ग्रामीण शिक्षा में योगदान देने का फैसला किया। उसका विश्वास था कि असली बदलाव देश की जड़ों गांवों से शुरू होता है। उसके आने ने गांव के स्कूल में एक नई जान फूंक दी। वह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता था, वह बच्चों से सवाल पूछता, उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करता और उनके सपनों के बारे में बात करता। उसकी कक्षा में भूगोल सिर्फ नक्शे देखने का विषय नहीं था, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों की यात्रा करने का सपना था। विज्ञान सिर्फ सूत्र नहीं, बल्कि आविष्कार की कहानियां थीं। अर्चना, जो पहले से ही पढ़ाई में रुचि रखती थी, राघव सर की कक्षा में और भी खिल उठी। वह हर सवाल का जवाब देती, अपनी जिज्ञासाएं रखती। राघव ने भी हेनक्वे ही इस प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्रा को नोटिस किया। एक दिन स्कूल के बाद राघव ने अर्चना को बुलाया। अर्चना, तुम्हारी विज्ञान की कॉपी बहुत अच्छी है। तुमने ह्यूमन एनाटॉमी के डायग्राम्स बहुत डिटेल से बनाए हैं। क्या तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? अर्चना ने शर्माते हुए देखा। जी सर, पर उसकी आवाज धीमी पड़ गई। पर क्या? राघव ने पूछा, उसकी आंखों में छिपे दर्द को भांपते हुए। यहां गांव में लड़कियों का ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता सर। शादी करके घर संभालना होता है। राघव ने एक गहरी सांस ली। उसे अंदाजा था, लेकिन सुनकर दुख हुआ। अर्चना, दुनिया बहुत बड़ी है। सूरजपुर ही सब कुछ नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा है। तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकती हो, PMT.net, कुछ भी। तुम शहर जा सकती हो, पढ़ सकती हो और डॉक्टर बन सकती हो। तुम्हें बस अपने सपने के लिए लड़ना होगा। ये शब्द अर्चना के लिए एक नई दुनिया के द्वार खोल गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह गांव के बाहर की दुनिया देख सकती है। राघव ने उसे शहर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ब्रोशोर्स दिखाए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स दिए। धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई। वह उसे रोज स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस देता, उसे मोटिवेट करता। अर्चना के सपने अब धुंधले नहीं, बल्कि और भी स्पष्ट और रंगीन होते जा रहे थे। उसने मन ही मन ठान लिया, वह डॉक्टर बनेगी और अपनी मां का इलाज करेगी। लेकिन जीवन की कठोरता उसके सुनहरे सपनों के बीच में एक काली, भारी दीवार बनकर खड़ी हो गई। साहूकार मोहनलाल गांव का सबसे धनी और सबसे भयभीत व्यक्ति था। मोटा पेट, छोटी छोटी चालाक आंखें और हमेशा मुंह में पान दबाए रहना। उसकी दयालुता का चोगा पहनने की आदत थी, लेकिन उसके भीतर लोभ और नियंत्रण की भावना कूट कूट कर भरी थी। रमेश उस पर कर्ज के मारे फंसे हुए थे। एक शाम मोहनलाल रमेश के घर आ धमका, रमेश, तुम्हारा कर्ज बढ़ता जा रहा है, ब्याज चढ़ता जा रहा है, अब और इंतजार नहीं होगा। रमेश सिर झुकाए खड़े थे। मोहनलाल जी, थोड़ा और समय दे दो, फसल कटने वाली है। फसल? मोहनलाल ने ठट्ठा कर हौंसी की। तुम्हारे पास जमीन ही क्या बची है? तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? उसकी नजर घर के अंदर घूमी और अर्चना पर ठहर गई, जो चुपचाप एक कोने में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। मोहनलाल के मन में एक विचार कौंधा। उसका बेटा विजय एक साधारण सा लड़का था, जो शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी शादी के लिए एक सूटेबल लड़की की तलाश थी। रमेश, मोहनलाल ने अपनी आवाज नरम की, तुम पर मेरा बहुत कर्ज है, लेकिन मैं दयालु हूं। एक रास्ता है, मेरे बेटे विजय के साथ तुम्हारी बेटी अर्चना की शादी हो जाए, कर्ज माफ, और तुम्हें कुछ नकद भी मिलेगा। तुम्हारी बीवी का इलाज भी हो सकेगा। यही सही समय है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उन्होंने अर्चना की तरफ देखा, उसकी मासूम आंखें, उसके हाथ में किताब, उसके चेहरे पर भविष्य की चमक। फिर उन्होंने अपनी बीमार पत्नी की तरफ देखा, जो दर्द से कराह रही थी, और अपने छोटे बेटे की तरफ, जिसके कपड़े फटे हुए थे। पिता के कर्तव्य और पति के दायित्व के बीच वह फंस गए। समाज क्या कहेगा? कर्ज कैसे उतरेगा? पत्नी का इलाज कैसे होगा? आखिरकार हार और निराशा ने उन पर विजय पाई। उन्होंने सिर झुकाकर मोहनलाल की बात मान ली। जब अर्चना को इसकी भनक लगी तो ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। वह अपने पिता के पास गई, रोती, गिड़गिड़ाती, बाबू, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं कर्ज चुकाऊंगी, मुझे शादी मत करो। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन वचनबद्धता का पत्थर उनके दिल पर रखा हुआ था। बेटी, मेरे पास कोई चारा नहीं है, यही हमारी किस्मत है, तू समझदार है। सरोज ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमजोर आवाज घर के भारी माहौल में दब कर रह गई। उसका दिल टूट गया था। वह दिन आया जब अर्चना को अपने सपनों और परिवार के फैसले के बीच फंसा देखा गया। शादी की तैयारियां चल रही थीं, घर में मेहमान आने लगे थे, लेकिन अर्चना का कमरा एक तूफान बाद का सन्नाटा लिए हुए था। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसकी नजरें उस छोटी सी अलमारी पर टिकी थीं, जहां उसकी सारी किताबें सजी हुई थीं। उसने एक एक करके उन्हें निकाला। विज्ञान की किताब में मानव हृदय का डायग्राम, जिसे उसने रंगीन पेंसिलों से सजाया था। गणित की किताब में हल किए हुए कॉम्प्लेक्स सम्स। इंग्लिश लिटरेचर की किताब में कविताओं के बीच लिखे उसके अपने थॉट्स। हर किताब में उसने वर्षों की मेहनत, उम्मीद और ज्ञान भरा था। उसने एक किताब खोली और उसमें राघव सर द्वारा लिखा एक नोट निकाला। अर्चना, तुम जरूर सफल होगी, कभी हार मत मानना। आंसू उसकी आंखों से अनियंत्रित बह निकले। वह जानती थी कि उसका जीवन अब अपने सपनों की राह से हटकर समाज और परिवार के नियमों की एक अंधी, संकरी गली में फंस चुका है। उसकी आत्मा का एक हिस्सा मर गया था। शादी हो गई। सादा सा समारोह, जहां अर्चना की चुप्पी और आंखों का दर्द उसके भारी, भरकम लाल जोड़े से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। विजय एक साधारण इंसान निकला, जिसे बस एक पत्नी चाहिए थी जो उसका घर संभाल सके। वह अर्चना के सपनों, उसकी शिक्षा से पूरी तरह अनजान और उदासीन था। शादी के बाद का जीवन एकरस और नीरस था। घर के काम, सास की डांट, फटकार और एक ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन जो उसे समझता तक नहीं था। लेकिन अर्चना के भीतर की ज्योति पूरी तरह से बुझी नहीं थी। वह अपनी किताबें अपने साथ ले आई थी, उन्हें एक पुराने संदूक में छुपाकर रखा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्चना ने अपनी खिड़की से बाहर झांका। उसने कुछ बच्चों को, जो दिन में मजदूरी करते थे, खेलते देखा। एक विचार उसके मन में आया, अगर वह अपना सपना पूरा नहीं कर सकती, तो क्यों ना वह दूसरे बच्चों के सपनों को पंख देने की कोशिश करे। अगले दिन उसने गांव की उन लड़कियों और लड़कों से बात करनी शुरू की जिनके माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेज पाते थे। शुरुआत में लोग संदेह भरी नजरों से देखते। एक नवविवाहिता लड़की बच्चों को पढ़ाने की बात क्यों कर रही है? लेकिन अर्चना ने हार नहीं मानी।